नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। फाइनल रिपोर्ट में आज भी होगी अहम खबरों पर चर्चा, लेकिन आज होगा कुछ अलग फाइनल रिपोर्ट में, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे सबसे पहले 6 बड़ी खबरें और आखिर में जाते जाते भी होंगी कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज की खबरों से बहुत कुछ रिलेट करती हैं। तो आज फाइनल रिपोर्ट में बहुत कुछ है खास, लेकिन जो होने वाली है अहम खबर उस पर करेंगे तफसील से जानकारी। मतलब यह है कि कोरोना की वैक्सीन आखिर कौन सी है, कब आ रही है, उसके बारे में होगी आज फाइनल रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां आपके लिए। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले अब्दुल 6 बड़ी खबरें हैं दिन भर की, जिसने आज दिन भर में देश में सुर्खियां बहुत बटोरी हुई है। तो वो 6 बड़ी खबरें हम हमारे दर्शकों को सबसे पहले फाइनल रिपोर्ट के शुरुआत में बताना चाहेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस तरह से बाइडेन हैरिस को पीएम मोदी की शुभकामनाएं मिल चुकी है। नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं अमेरिका के, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को चुनाव में जीत हासिल करने के बाद शुभकामनाएं दी। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगे। जो बाइडेन को 294 इलेक्ट्रो वोट मिले हुए हैं, और इस तरह बाइडेन बहुमत का आंकड़ा 270 इन्होंने छू लिया है। तो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं। बाकायदा एक ट्वीट किया गया है कमला हैरिस को भी। इसके अलावा आज उड़ीसा के पुरी में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सैंड पर मूर्ति भी बनाई गई। इस तरह भारतीय नागरिकों ने बाइडेन और कमला हैरिस को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। ये सैंड आर्टिस्ट हैं दरअसल पुरी के, और ये लगातार कुछ भी देश या दुनिया में कुछ अनोखा होता है तो यहाँ पर सैंड में आकृति बनाते हुए नजर आते हैं यहाँ के आर्टिस्ट। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जीत कर आए, 2020 में जब अमेरिका वो गए थे, 2019 का जब जिक्र करें उससे पहले जब गए तब भी यहां पर सैंड पर आर्टिस्ट करते ये बनाते नजर आए थे। इसके अलावा अहम खबर आज की होगी। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी के 94 साल पूरे हो चुके हैं। उनका 94वां साल का ये जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं ने आडवाणी के घर पहुंचे और केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया। बीजेपी आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के अथक प्रयास है, और ये तस्वीरें देखिए बयां कर रही है। ये भी एक अहम खबर आज की तारीख में रही है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी और संघ के एक महत्वपूर्ण हिस्सा, उनका जन्मदिन। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सूरत को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आज सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाला हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का उन्होंने उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन किया गया। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। इस सेवा से शुरू होने से घोघा और हजीरा के बीच सड़क मार्ग की जो दूरी 375 किलोमीटर की थी, वो समंदर के रास्ते घटकर अब महज 90 किलोमीटर की रह जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में महज 3 से 4 घंटे ही लगेंगे। अहम तस्वीर, अहम खबर की। और एक बड़ी खबर है आज की दरभंगा बिहार से। बिहार के दरभंगा में फ्लाइट सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। फ्लाइट सेवा शुरू होने से दरभंगा के लोग काफी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि फ्लाइट सेवा शुरू होने से आने जाने में समय बचेगा, समय की बचत होगी, समस्याएं भी नहीं होगी। साथ ही साथ दिल्ली, पटना, मुंबई और अन्य राज्यों में जाने में अब कम समय लगेगा बिहार से। आज जो है ना, हम सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे पूरे मिथिला की तरफ से। आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय है
कि आज हम लोग यहाँ से पहला फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? कितना यहाँ से इंतजार दिल्ली के लिए जा रहे हैं। कितना इंतजार इसका था? इंतजार बहुत समय से हम लोगों को था और पूरे मिथिलावासी को ही था, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का समय है और बहुत ज़्यादा गर्व का अवसर मिला है। दरभंगा को कुछ होगा इसके बाद जब उड़ान दरभंगा का विकास बहुत तेजी से हुआ है और उससे जो है ना और तेजी से विकास होगा। इन 6 बड़ी खबरों के अलावा आज फाइनल रिपोर्ट में अहम जो खबर है जिस पर तफसील से आपको जानकारी देने वाले हैं, कोविड-19 को वैक्सीन को लेकर आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। उसको लेकर बड़ी खबर से शुरुआत। दरअसल अंतिम चरण में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है। दुनिया के 10 वैक्सीन तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुके हैं, यानी कि तीसरा क्लिनिकल ट्रायल जो है वहां तक पहुंच चुके हैं। 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। अंतिम चरण में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त है। भारत की अगर बात की जाए अलग अलग जगहों पर, ये तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें, कोरोना वैक्सीन का हर कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि कोविड का काल लगातार है अभी भी जारी और इसको लेकर वैक्सीन का इंतजार चल रहा है। देश की बात की जाए, अलग अलग जगहों में कोरोना की वैक्सीन के लिए अंतिम चरण में ट्रायल हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन तमाम देशवासियों को, तमाम दुनिया भर में हर किसी को इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन का। और चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे किसी देश की सरकार हो, इसी काम पर लगातार ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसी पर ध्यान रखे हुए कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द कैसे प्रोवाइड की जाए। और इसी बीच की एक बड़ी खबर है ये कि अब अंतिम चरण में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पहुंच चुका है और 2021 के पहली और दूसरी तिमाही में कोरोना वैक्सीन अब तमाम देशवासियों को मिल सकती है। और अहम चीज ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये वैक्सीन बनाई हैं जिनका अंतिम चरण में चुनाव ये ट्रायल चल रहा है। दरअसल एक और अहम चीज ये है, अब आप सोच रहे होंगे अंतिम चरण में जो ट्रायल चल रहा है कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सी वैक्सीन का चल रहा है। दरअसल एस वैक्सीन के 3 के ट्रायल चल रहे हैं अंतिम चरण में। समझिए जरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन ये बनाई है, अंतिम चरण में ये ट्रायल्स हैं इसमें। और CHAdOH1 एस टाइप की जो वैक्सीन है उसका फेज 3 का ट्रायल है। एस्ट्राजेनेका से कई सरकारों ने करोड़ों डोज का सौदा भी किया हुआ है और भारत ने एस्ट्राजेनेका से 100 करोड़ डोज का करार किया है। और खास तौर पर चीन की बात करें, चीन की 4 वैक्सीन ऐसी है जो तीसरे फेज के ट्रायल में है फिलहाल। अहम चीज ये है कि देखिए, चीन की 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो तीसरे फेज में हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है। तीसरे फेज के बाद क्या वो आएंगी धरातल पर, नहीं आएंगी, कब आएंगी, कैसा होगा। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने आरएनए आधारित वैक्सीन बनाई है। दरअसल अमेरिका की कंपनी भी वैक्सीन को बना रही है। फिलहाल ये जो वैक्सीन है अपने फेज 3 के ट्रायल में चल रही हैं। समझने की कोशिश कीजिए, चीन की भी वैक्सीन 3rd ट्रायल में है, अमेरिका की वैक्सीन भी 3rd ट्रायल में है। और अमेरिकी कंपनी नोवेक्स की कोरोना वैक्सीन भी फेज 3 में, यानी कि फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी है। और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी आखिरी चरण के ट्रायल में है। महत्वपूर्ण कंपनी है ये और इसकी जो वैक्सीन की जो चरण है, वैक्सीन की आखिरी चरण में इसका ट्रायल पहुंच चुका है। और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का कई देशों में फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। देखिए, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी ट्रायल देशों में चल रहा है, 3rd फेज में है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि 2021 तक पहली या दूसरी तिमाही में वैक्सीन आ जाए। ये हर कोई उम्मीद कर रहा है और कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द आ जाए। बड़ी खबर क्यों रुक कर रहे हैं? कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अगस्त सितंबर 2021 में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। एक बड़ी बात, एक बड़ा बयान। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता होगी, डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना है। केंद्रीय मंत्री है और कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का एक बड़ा बयान आया है सामने, कहीं ना कहीं
उम्मीद यहाँ पर लोगों को साफ तौर पर दिख रही है कि जिस तरह से बात कही गई है कि अगस्त और सितंबर 2021 में 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी भारत में। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की ओर से, हर्षवर्धन की तरफ से यह बयान सामने आया। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि समझिए जरा, अगस्त सितंबर 2021 में 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी और सबसे पहले प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। ये डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हुए नजर आए हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो इस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कोविड के काल से लोगों को बचा भी रहे हैं, सबसे पहले वो प्राथमिकता होगी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपक जुड़ गए हैं, ज्यादा इसी विषय पर उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जरा बताइए आप, कोरोना वैक्सीन को लेकर अलग अलग जगहों पर ट्रायल्स चल रहे हैं, फेज 3 में ट्रायल्स हैं, क्या उम्मीद लगाई जाए भारत के लिहाज से? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक साहू एंड आप सभी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो वैक्सीन है, ट्रायल तो इनका चल ही रहा है और अब देखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि भाई अगस्त या सितंबर तक 2021 में वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्राथमिकता है वैक्सीन देने की वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए होगी खास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि जो तमाम लोग हैं उनके लिए वैक्सीन का उपलब्ध होना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन तक ये वैक्सीन कब तक प्रोवाइड होगी आपके हिसाब से? डॉक्टर दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कब मुहैया हो सकती है, कब नहीं हो सकती है, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड का काल खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट बहुत, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, ये भी कहा गया है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि थर्ड फेज कोरोना की आ गई है। हालांकि भारत में जरूर मामले कम हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से मामले बढ़ते नजर आए हैं। 5000 एक दिन में मामले आ रहे हैं, 6000 एक दिन में मामले आ रहे हैं। वो चिंता का सबब है, चिंता का विषय है। यही कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री भी ये कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन का अगर जिक्र करें तो उसको लेकर उम्मीद तो जताई जा रही है आने वाले समय में हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होंगे। बिल्कुल, लेकिन दीपक साहू, लगातार हम आपको यही सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जिस तरह से लगातार अब्दुल भी इसका जिक्र कर रहे हैं वो प्रायोरिटी पर होंगे, स्वास्थ्य मंत्री ने तो कह दिया, लेकिन तमाम देशवासी इस समय कोरोना काल में जूझ रहे हैं, कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं लगातार। इनके लिए क्या, कब तक इनके लिए भी उपलब्ध होगी वैक्सीन, और क्या लगता है आपको रेट्स क्या हो सकते हैं उस वैक्सीन के? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी, देखिए, जब वैक्सीन आएगी तो हर्षवर्धन जी ने कहा है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, लेकिन उनके बाद जो है आम पब्लिक के बीच में भी ये दी जाएगी। और रही बात कॉस्ट की, तो उसको लेकर क्या गवर्नमेंट करती है। अच्छा, ठीक है, एक चीज ये बताइए डॉक्टर दीपक साहू, ट्रायल के फेज 3 का मतलब क्या है? क्योंकि दर्शक सोच रहे होंगे अगर कोई भी वैक्सीन फेज 3 में पहुंच गई है, वहां पर ट्रायल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कब तक आ जाएगी, मतलब क्या है तीसरे फेज का? में जो वैक्सीन का आने का ना एक बड़ा ट्रायल होता है, ऐसा नहीं है एक छोटा प्रोसेसर है कि इसको लाकर हमने वैक्सीन को ला दिया। इनका जब तक हम ट्रायल, क्योंकि कोई एलर्जिक डिसऑर्डर ना हो, कोई पेशेंट की किसी की डेथ ना हो जाए, तो जब तक कंफर्म नहीं कर लेते, तब कंफर्म करने के बाद हम वैक्सीन को ला पाते हैं। अदरवाइज बिना ट्रायल के वैक्सीन को देना वो इम्पॉसिबल सी बात नहीं। ये ट्रायल तीसरे चरण के क्या मतलब है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल देखिए, तीसरे चरण का में ट्रायल है और क्योंकि ये 2 चरण को पार कर चुका है, पहले चरण को कुछ लोगों को टीका दिया गया और फिर उसके बाद देखा गया कि ये किसी तरीके से एलर्जी तो नहीं है इसकी, फिर उसके बाद दूसरे चरण में ये पहुंचती है, फिर वहां पर इसका ट्रायल किया जाता है और अब प्रोसेस के तौर पर तीसरे चरण में है। माना जाता है कि तीसरे चरण में जब कोई भी वैक्सीन पार कर लेती है तीसरे चरण को, उसके बाद उपलब्धता उसकी हो सकती है। फिलहाल अहम चीज यह है कि हम डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो
ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बातें समझिए जरा। देखिए, वैक्सीन की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए होगी, यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हम जिसे कहते हैं, जिसमें डॉक्टर्स और जैसे तमाम लोग शामिल हैं। इसमें सरकारी या निजी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े तमाम लोग शामिल होंगे, जिनके लिए सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। अब दूसरी प्राथमिकता की बात करें तो अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। जैसे वैक्सीन के लिए अगर हम बात करें, वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप का निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप के जरिए इसको निर्देशित किया जाएगा। वैक्सीन के लिए एक पूरी तरीके से विशेषज्ञ ग्रुप एक बनेगा। स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये ग्रुप दरअसल स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं उसका एक डेटाबेस तैयार करेगा। उसमें 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। इनफैक्ट पूरे देश के भीतर 50 साल से ऊपर के लोग कितने हैं उस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है और उस पर ही ज्यादा ध्यान रह रहा है। बड़ी खबर एक आ रही है, उस ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का जो बयान सामने आया, उससे जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। दरअसल सरकार हर नागरिक को वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ फ्रंटलाइन वॉरियर ही नहीं, सरकार हर नागरिक को वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सरकार के पास वित्तीय प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन है, यानी कि जो भी वित्तीय परेशानी है उससे निपटने के लिए जो भी प्रबंधन करने हैं उसके लिए सरकार के पास उचित संसाधन है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी की कारण नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन मुहैया होगी, कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन का। बहुत बड़ा बयान है ये अब्दुल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल भी यहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए, और एक बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा सवाल है। देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगी या पैसों से? लगातार हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब तक इसे साफ नहीं किया है। लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से हालांकि कहा गया है कि तमाम देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। हमने देखा चुनाव के समय लगातार वादे किए गए हैं कि तमाम देशवासियों के लिए मुफ्त में वैक्सीन होगी, लेकिन इस पर फिलहाल किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी गई है। ये बात जो है वो साफ तरीके से सरकार की ओर से नहीं कही गई है। इसलिए बहुत बड़ा सवाल होता है कि कोरोना वैक्सीन आखिरकार फ्री मिलेगी या फिर पैसों से खरीदी जाएगी। जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जिस बात का जिक्र किया है, उन्होंने ये कहा है कि हर एक शख्स को मुहैया कराना वैक्सीन, ये जिम्मेदारी हमारी है, प्राथमिकता है। लेकिन ये वैक्सीन अगर रुपयों में मिलती है तो क्या पैसे होंगे, इसका रेट क्या होगा, या फिर सरकार की तरफ से एक तरह से ये मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण होगा। देश के 4 राज्यों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। कोरोना का ग्राफ 4 राज्यों में बहुत ज्यादा है। देश के आधे से ज्यादा एक्टिव केस इन 4 राज्यों में। कौन कौन से 4 राज्य वो भी हम बताएंगे। तकरीबन कोरोना के 5,11,000 एक्टिव केस देश के भीतर है। 4 राज्यों की अगर बात की जाए 2,58,000 एक्टिव केसेस यहां से हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी है ये, बड़ी खबर। जिस तरह से कोरोना केसेस फिलहाल थमे नहीं है, लेकिन 4 ऐसे राज्य हैं देश में जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है इस समय। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे 4 ऐसे कौन से राज्य है देश में इस समय जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है। चलिए फिर सीधे वॉल पर लिए चलते हैं आपको और समझाते हैं कि 4 ऐसे कौन से राज्य। देखिए, 4 राज्यों में कोरोना केसेस सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र आता है। देखिए, महाराष्ट्र में तकरीबन 99,151 केसेस हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख के आसपास ये केसेस जा पहुंचे हैं महाराष्ट्र में। केरल का जिक्र करें, केरल में 83,261 केसेस हैं। यहां पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, उसके बाद केरल में मामले सामने आते हैं। एक्टिव केसेस की अगर जिक्र करें 5,11,000 में 83,261 केरल से ही हैं। राजधानी की अगर बात करेंगे तो देखिए 40,200 से भी ज्यादा, लगभग 260 मामले, 40,260 मामले
दिल्ली में इस समय है। जिस तरह से दिल्ली में फिलहाल कुछ समय पहले काबू पा लिया गया था कोरोना के मामलों पर, लेकिन जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इजाफा होकर अब 40,000 से भी ज्यादा दिल्ली में केसेस 40,258 यहां पर मामले सामने आए हैं दिल्ली के भीतर अगर बात की जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 35,088 मामले हैं। ये वो 4 राज्य हैं हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले महाराष्ट्र है 99,151 यहां मामले हैं सबसे ज्यादा। कुल देश में एक्टिव केसेस कितने हैं? 5,11,000। और इन 4 राज्यों के कुल एक्टिव केसेस का जिक्र कर लें तो 2,58,000 यहां पर मामले निकलकर सामने आ जाते हैं। ये अंदाजा लगाइए, 5,11,000 मामले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो देश के भीतर हैं, और 2,58,000 वो इन 4 राज्यों से ही आ जाते हैं। अपने आप में ही समझिए, आधे तकरीबन 50% केसेस जो हैं वो इन 4 राज्यों से ही हैं। और ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयान कर रहा है कि कोरोना एक बार फिर से दस्तक देता नजर आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार सृजन भी किया जा रहा है, लेकिन लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। आखिर लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा खुद आप सुनिए। कोरोना बढ़ रहा है तो कैसे लोगों को बचाव करना चाहिए कोरोना से? सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, कोरोना तो अभी कोरोना का कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि अभी सभी लोग जागरूक हुए हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि सभी लोग अपना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। जो साथ में हाथ से हाथ लगा के घूम रहे हैं, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाइजीन का अपना ध्यान रखें, हैंड वॉश करते रहें। बस इतने। और सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सरकार को थोड़ा सा अभी क्या है कि जो लोग आज झुंडों में खड़े हैं, थोड़ा उनको बोलना चाहिए, भाई अनाउंसमेंट करवाना चाहिए कि यहाँ पे सभी लोग झुंडों में ना खड़े हों और दूर दूर रहें, आपस में दूरी बना के रखें, जिससे थोड़ा हमारा कोरोना से थोड़ा हमें मुक्ति मिले। हम लोगों को दूरी बना के रखना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं उस बात का पालन करना चाहिए, नियम कानून से चलना चाहिए। भाई साहब देखो, अच्छा लगे या बुरा लगे, अपने आप की स्वयं सुरक्षा करना चाहिए। सरकार तो अच्छा ही करेगी जो भी करेगी। जी, जैसा कि कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कोरोना तो करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भीड़ भड़का है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के भी घूमते हैं। ठीक है, वैसे पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है, 500 का चालान भी कटता है यहाँ पे, फिर भी लोग बात नहीं मानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी देखो, बाजार नहीं लग रही थी पहले, फिलहाल लग रही है, क्योंकि लोग भूख से, कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। अच्छा, भूख की वजह है, आखिर लोग क्या करें इसलिए? बाबा देखो, गरीब लोग भाई, जिसके पास पैसा है वो तो अपना खा सकता है, कमा सकता है, लेकिन हम जैसे गरीब लोग जो पटरी पे कमाने वाले, रोज कमाने रोज खाने वाले, तो हम लोगों को अपने पेट के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। हम लोग आपस में डिस्टेंस दूरी बना के रखें और मास्क हमेशा जरूरी, और अपना मार्केट में आए तो उतना जरूरी आए, अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हम मार्केट में निकलते हैं, अगर ज़्यादा जरूरत नहीं। चलिए देखिए, आपने लोगों को सुना कि क्या कुछ कहते लोग नजर आए, लेकिन ये 4 राज्य हैं, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा नजर आ रहा है। देश में कोरोना का ग्राफ घट रहा है। अगर इन 4 राज्यों का जिक्र करें, ये 4 राज्य जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाए, जहां लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, दिल्ली हो या फिर पश्चिम बंगाल, ये वो 4 राज्य हैं जहां लगातार बढ़ रहा है। लेकिन देश में कोरोना घट रहा है। देश का अगर जिक्र करें, ग्राफिक जरा समझिए, घट रहा है कोरोना का ग्राफ देश के भीतर। देश के भीतर रिकवरी रेट, बिल्कुल रिकवरी रेट की अगर बात करें, 92.38% रिकवरी रेट फिलहाल देश में देखने मिल रहा है। और डेथ रेट की अगर बात करेंगे, 1.48% फिलहाल डेथ रेट है। और एक्टिव केसेस देखिए, 6.10% एक्टिव केसेस है। ये कोरोना ग्राफ इस समय हम आपको बता रहे हैं 4 राज्यों में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की अगर बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों में कहीं ना कहीं कमी देखने मिल रही है। तो ये आप अपने आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्या कुछ यहां देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए,
रिकवरी रेट, अगर देश भर में जितने मामले हैं, आप समझ लीजिए इसको एक बार इस तरह से भी, देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या तकरीबन 5,11,000 है और इसमें रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तकरीबन 92.38% लोग रिकवर होकर घर पहुंच गए। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है देश के भीतर। तकरीबन अगर कोरोना जिनको हो रहा है उसमें से 92% लोग रिकवर होकर पहुंच रहे हैं अपने घर। डेथ रेट की बात की जाए 1.48% है और अगर हम देखें डेथ रेट भी बेहतर हो रहा, डेथ रेट की अगर बात की जाए 1.48 है, जो बेहतर है देश के हिसाब से, क्योंकि यहां पर जिसको कोरोना हो रहा है उसकी जान कम जा रही है, रिकवर ज्यादा हो रहे हैं। यह समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए जो हमने आपको समझाया कि आखिर कोरोना के काल कैसे 4 राज्यों में फिर से बढ़ता नजर आ रहा है कोरोना का ग्राफ, लेकिन देश में बेहतर हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मुंबई का जिक्र। मुंबई महाराष्ट्र की ये तस्वीर है जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कुछ कहा देखिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में कोरोना का ग्राफ और भी बढ़ सकता है, लेकिन दिवाली का त्योहार है इसलिए पटाखे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का जिक्र। दिल्ली में केजरीवाल पर हमला, बीजेपी का धरना प्रदर्शन। दरअसल देखिए विजय गोयल वो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते नजर आए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर दरअसल बैन लगा दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने व्यापारियों का साथ देकर इसके फैसले का विरोध किया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। सरकार यह फैसला पहले उसको लेना चाहिए था, दिवाली से ठीक पहले ऐसा फैसला लेना गलत है। वहीं व्यापारियों ने भी फैसले का, दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। यह तस्वीर दिल्ली की। बिल्कुल कारण ये है कि जो मार्केट के अंदर अब पटाखा आया था वो एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो थी उसी की तरह से मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वो ग्रीन पटाखा मार्केट में आया। लेकिन अब क्या है कि एन टाइम पे आपने पटाखा जो है वो बैन कर दिया, वो भी ग्रीन पटाखा। और ग्रीन पटाखे का आपने पहले लाइसेंस इशू कर दिया, व्यापारियों ने ग्रीन पटाखा खरीद लिया। खरीदने के बाद आप उसको बैन कर रहे हैं, तो ये जो व्यापारी है ये कहाँ जाएगा? वो ग्रीन पटाखा कहाँ ले जाएगा? वो ग्रीन पटाखा अपने यहाँ स्टोर भी नहीं कर सकते, अपने यहाँ दुकान पे नहीं रख सकते, और वो कहाँ जाएगा? हमारी डिमांड ये है कि कम से कम जो व्यापारी है इसको मुआवजा तो दें आप। यदि आपने बैन करना तो 6 महीने पहले कर। एक और तस्वीर दिल्ली की ही। नोटबंदी को 4 साल, एनएसयूआई की तरफ से अर्थी प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, नोटबंदी को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर एनएसयूआई ने राजधानी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। एनएसयूआई का कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरे तरीके से गलत रहा है और इसी से अर्थव्यवस्था का काफी नुकसान हो चुका है। अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और ये तस्वीर दिल्ली की, जहां पर आज 4 साल नोटबंदी को पूरे होने के बाद इसको लेकर एनएसयूआई ने राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने दिल्ली में अर्थी प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था वो फैसला किस तरह से गलत साबित हुआ, वो आज भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को अगर देखिए, आज 4 साल हो गए हैं नोटबंदी को और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे हमने देखने की अर्थव्यवस्था की जो है अर्थी जिस तरीके से देश के में निकली है वो ही निकाली है यहाँ पे। और हम प्रधानमंत्री जी को आज कहना चाहते हैं कि आज वो देश के सामने आकर माफी मांगे। 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुझे कुछ महीने का समय दिया जाए, अन्यथा मुझे किसी भी चौक पर जो है वो देश की जनता जो है वो पूछ सकती है। आज हम प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहते हैं इस देश का एक एक चौराहा आपका इंतजार कर रहा है। आज अब कब आके वहाँ पे देश की जनता से है माफी मांगेगी, इसी के लिए आज एनएसयूआई यहाँ पे। एक और तस्वीर पंजाब से आई, जहां पर कृषि बिलों पर रार लगातार नजर आ रही है। अकाली पर केंद्र और अमरिंदर पर वार किया गया है। दरअसल
पंजाब में कृषि बिल को लेकर विरोध जारी है और राज्यों में ट्रेनें बंद होने से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। इसके साथ प्रदेश में बिजली संकट भी गहराने लगा है। अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और अमरिंदर सरकार पर निशाना साधा। अकाली दल का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ जिस तरीके ना आज सोच चल रही है सेंटर दी मैं स्ट्रांगली कंडेम। और एक तस्वीर है इंदौर मध्य प्रदेश की, जहां पर देखिए मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और आश्रम को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि आश्रम अवैध रूप से बनाया गया था। इसके अलावा और भी शिकायतें मिल रही हैं। जिला कलेक्टर की ओर से आदेश दिए गए हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इंदौर के मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है जहां पर और मध्य प्रदेश में इसी मसले को लेकर सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही तो बीजेपी कांग्रेस को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि जब बीजेपी में थे कंप्यूटर बाबा तब तो कुछ नहीं याद आया, लेकिन आज एकाएक आश्रम तोड़ दिया गया। आज तो सिर्फ यहीं पर कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा भी इनके द्वारा एक दो स्थानों पर और भी जानकारी में है, उनमें प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। नोटिस इत्यादि कार्रवाई है। आगामी समय में कलेक्टर महोदय के जैसे भी निर्देश होंगे हम कार्रवाई करेंगे विधि सम्यक। इसमें मतलब मैं किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। मेरा ये कहना है कि जो विधि सम्यक कार्रवाई है इसमें सुबह जब हम लोग आए थे तो कार्रवाई प्रारंभ होने पर किसी भी कार्रवाई का सामान्य तौर पे आप देखते हैं अतिक्रमण की कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया जाता है। इसमें 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार परिशांति भंग करने में संबंधित एसडीएम द्वारा वारंट जारी कर जेल भेजा। तो ये दिन भर की बड़ी खबरों पर फाइनल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। फाइनल रिपोर्ट में आज हमने आपको खास तौर पर कोरोना को लेकर जानकारी दी है। कोरोना जो लगातार अभी भी बढ़ रहा है, कई राज्यों में बढ़त इसको देखने को मिल रही है। ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चिंता का सबब बन रहा है। हालांकि देश भर के भीतर यह ग्राफ जरूर कम हो रहा है। यही जानकारी हम आज आपको दे रहे थे कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सावधानी बरतते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को, और जो कोविड की गाइडलाइंस है WHO की उसको भी फॉलो कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फेस्टिव सीजन अभी आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं अब्दुल, और यही सबसे बड़ा कारण बन सकता है जिस तरह से कोरोना का संक्रमण और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ हमने देखा। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश फेस्टिवल था, उसके बाद देखा हमने किस तरह से ग्राफ बढ़ गया। अब देखिए दिवाली है, कई सारे तमाम फेस्टिवल्स है, ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण हो तो ही घरों से निकलिएगा, वरना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है गाइडलाइंस का पालन करना, क्योंकि अब त्योहारों का सीजन है, त्योहार बेहद नजदीक हैं। बहुत सारे त्योहार आकर चले भी गए और वहां पर सरकार की तरफ से कई पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन दीपावली, छठ पूजा, ऐसे तमाम त्योहार अब आने वाले हैं, दहलीज पर हैं, जिसको लेकर अब आपको खुद यह सोचना है कि घरों से अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी निकलें, अगर निकले तो मास्क बाकायदा पहन कर निकलें, अपने आप को सैनिटाइज कर कर निकलें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी जीवित है, कोरोना अभी देश के भीतर है, कोरोना अभी राज्यों के अंदर है, कोरोना अभी पूरी तरीके से है, और इस पर काबू हम तभी पा सकते हैं जब हम गाइडलाइंस का पालन करेंगे। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में आज इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुरभि शिरपुरकर को इजाजत दिए। नमस्कार।